आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, ठीक मेरे पीछे सीटों की गद्दी पर बैठे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भाई साहब, मैं बहुत सीधा साधा कवि हूं। मैं बिल्कुल शांत बैठा। सार्थक जी ने मुझे उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान, जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। वाह वाह, क्या बात है। एक बात और कहने जा रहा हूं साहब, मैं ठीक गांव से निकला हुआ कवि हूं। मैं मात्र 8वीं पास हूं। ये जितने कवि हैं बड़े विद्वान कवि हैं। किसी पीएचडी है, कोई एसटीजी है, कोई एमए, कोई बीएड है, पढ़े लिख के ने कोई तीर तो मारने लियो कर कपताई रहे, वो 8 पास मैं कर रहा हूं। एक बात और कहने जा रहा हूं साहब कि मैं 8 पास कवि हूं। कोई अल्फाज मेरे मुंह से ऐसे निकल जाएं तो आप मुझे माफ कर देना साहब। तो माफ के अलावा आप मेरा करोगे क्या? मैं एक बात बताऊं साहब, जब मेरी सगाई नहीं हुई, शादी नहीं हुई, कोई नहीं आया, तो मैं बाबा निर्मल जी के यहाँ चले गया। मैंने कहा बाबा मेरा कहीं से संबंध नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा बेटा तेरे जेब में क्या है? मैंने बताया बाबा फोटो है। बोल बता किसका है? उनको बताया। मैंने अरे बोले ये तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। बोले इसको पटक दे। तो मैंने कहा बाबा क्या रखूं? बोले दिग्विजय सिंह को धर ले। भाई साहब, जिस दिन से दिग्विजय सिंह का फोटो रखो तमाम सगाई वाले आना शुरू हो गए। आमे चले जाए, आमे चले जाए साहब। एक दिन सगाई वाले जाने लगे, मेरे पिताजी ने उनको पूछा, बोले भाई साहब, बोला आपने लड़का देख लियो? तो सगाई बोले ठीक है हमने तो देख लियो, पर अब या कोई डॉक्टर को बताइयो। अरे डिगिया जी, आप एक बात बताओ, अगर फोटो दिग्विजय सिंह से सगाई हो जाती तो राहुल गांधी ने पूरा ही रखा हुआ है। जब जब सोनिया जी भाषण करती हैं, जब यही बात कहती हैं कि बहु मत दो, तो राहुल बाबू हुए कहां थे जब बहु मत दो चाहिए। लीजिए साहब, मैं अपनी औकात पा रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जब मैं घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश नौजील जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कि पगली डिनर शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को दरिया तो है ही, और खासकर तेरे लिए रखे हो। बोल क्यों? बोल रात हम कुत्ता मुंह देगा, मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर जा। भाई साहब, मैं वेयर बस अड्डे पे आया। कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा। ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले बोल बाबा मेरे पहिया के नीचे तो आया स्वर्ग पहुंचा दो। मैंने गुस्से में कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है? कहाँ इसके 64 दांत? में मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा 32 तेरे और 32। बहुत अच्छे भाई साहब, सार्थक जी उसी बस में थे, मुझे पता नहीं था सार्थक जी बैठे। भाई साहब, मैं जैसे ही बस में बैठा, मैंने सार्थक जी से कहा भाई साहब विकलांग हूं पैर से। सार्थक जी आप मुझे बैठ जान दो। मेरे से कहा पीछे जा। एक पीछे वाले मदर बीच बैठे, उनसे कहा मैं बैठ जाऊंगा। भाई आगे जा, भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी, पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा है। बोल बाबा क्यों होते हो परेशान? आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब, मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 3 किलोमीटर जाकर के रुकी। कारोई पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। सार्थक जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। नहीं आप रहने दो। फिर एक सज्जन ने कहा बोल मैं खड़ा होता हूँ, बैठ जा। बोल नहीं, लेकिन भाई साहब सच बताऊँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठी। भाई साहब हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। भाई साहब बस चली, थोड़ी दूर जाने के बाद बस खाली हुई। एक सवारी उतरी, बस सीट खाली हुई। मैं उस सीट पर जाकर के बैठ गया। मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। उस बस में एक औरत थी, औरत के गोदी में बच्चा था। तो वो औरत मेरे से बोली बोल बाबा आप पढ़े हो? मैंने कहा हाँ पढ़ा हूँ। बोल कितना? मैंने 8 पास किया है। तो बोल देख खिड़की के बगल में क्या लिखा है? भाई साहब बस में लिख रहा था बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो ये लिख रहा है बीड़ी पीना मना है। तो जब आप बीड़ी पीना मना है फिर भी आप बीड़ी पी रहे हो? भाई साहब मैंने बीड़ी तुरंत फेंक दी और बैठ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बच्चा रोने लगा। वो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा बेटी तू पढ़िए? कहा बोला हाँ बाबा मैंने तो एमए किया है। मैंने खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है? तो उसमें लिख रहा था चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकालें। भाई साहब मुसाफिर बस अड्डे पे आया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैंने कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। जाकी जैसी हैसियत हुए हम बाप ऐसे पैसे मांगे। तो मैंने कहा भिखारी से ठीक है भैया मेरी हैसियत ऐसी है। सार्थक जी बैठे थे, मैंने तुरंत इनकी तरफ हाथ कर दिया।
मैंने कहा भैया इनते ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने सार सर जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के वो भिखारी मेरे से बोला बाबूजी। मैं बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देगो। भाई साहब छोकरवारे बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कमकत चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनी हो ना, मैं महलन में रह रहा हूं तेरी तरह पहले। लीजिए भाई साहब, जब ठीक मैं भरतपुर में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही है। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरत मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया, मेरे से आकर के बोली बाबा। मैं हाँ बेटा। बोल तेरा फोटो दे जा, तेरा फोटो दे जा। मैंने कहा भाई मेरा फोटो ले जाकर आप क्या करेंगी? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रोते हैं, तेरा फोटो देखेंगे बेटा, रो मत। नहीं हुआ। और भाई साहब जब ठीक मैं आपकी बस्ती में आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा और बोले बोल बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा साहब नौझील में एक कप सम्मेलन है, मैं उसमें जा रहा हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा हाँ कभी हूँ। बोले आप क्या ही के कभी हो, आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून देंगे, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊंगा? बोला आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया। और ज्यादा नाते घरवाली घर में आई है डॉक्टर साहब, ज्यादा नाते लोई लो चल रहा है। लेकिन भाई साहब मैंने जिस दिन से लोई लो चल रहा है मैं डॉक्टर की शरण को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी वजह तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां वो काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब, मैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों के बारे में कोई रचना नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जयपुर के उस अस्पताल की रचना पढ़ रहा हूं कि मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। क्या बात है, वाह वाह। मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। 4 पंक्ति आपके चरणों में रख रहा हूं, अच्छी लगे तो आशीर्वाद मुझे देना, और अगर पसंद नहीं आए तो सार्थक जी से कहना कि किसको यहाँ खड़ा कर दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला बोल डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते? देखिए साहब मेरी धर्मपत्नी ने मेरे से कहा तेरी उम्र 60 साल की हो गई, या हाथ से लिखना बंद कर दे। तो मैंने कहा क्या लिखूं? बोले ओज लिख। अरे मैंने बाबरी मुझ में बोझ ना है तो मैं ओज क्या लिखूंगा? और भाई साहब ओज में इसलिए नहीं लिख सकता कि हमारे भाई साहब बहुत वरिष्ठ कवि मनवीर जी ओज के बहुत अच्छे कवि हैं। एक दिन ओज की कविता पढ़ रहे थे साहब, इनकी पड़ोसन इनकी कविता सुन के इनकी धर्मपत्नी से कहा, बोले बहन जी मनवीर जी तो ओज की बहुत अच्छी कविता पढ़ते। बोल बहन मैंने कभी सुनी नहीं। बोल मेरे साथ चल कल कब सम्मेलन है। तो मनवीर जी की धर्मपत्नी को लेकर के इनकी पड़ोसन आई, और जब मनवीर जी की कविता पढ़ने की बारी आई, क्योंकि भोज के कवि हैं साहब, भोज में बात करेंगे कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। सिरोतान में तो खड़ी है कि घरवारी बोली वो रंदर चड्डी बुनियान बदले तो 15 दिन आएगा, तो क्या धरा गगन न बदलेगा। इसलिए साहब अपन वोज नहीं लिख सकते। तो घरवारी ने कही बोल श्रृंगार लेके मैंने भगवान ने रंग रूप ही ना दियो, तो बोल गीत लेके। मैंने मैं गीत नहीं लिखूंगा, मेरे देश में ऐसे गीत चले जो बंटा ढार कर दिया। भाई साहब मैं छोटा था, मेरे बाबा कहते गीत गा। भाई साहब मैं गीत गाता, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूँ कि बेटा गीत गा, तो पता है नाती क्या गाता है? सर काले खटिया जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यारो लगे। ऐसे ऐसे गीत चले साहब। बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे, मैंने कहीं मिल गई तो ककुआ गिर के मर जाएगा। ये गीत ऐसा चलो तू जहाँ कहीं रहेगी मैं सूंघते आ जाऊंगा, खुद आएगा। ये गीत ऐसे चलो मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माहौने मिलो सजना, यहाँ जाती 9 झील में कि देखते हैं यहाँ चले जाती। इसलिए भाई साहब अपन गीत नहीं लिखते, अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं साहब। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी 4 पाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोले मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। अरे मैंने कहा कम मत, तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहता 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम मत, तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहता 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। भाई साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर
बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल ढीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना। इतनी सुनने पर अपनी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी? ईंधन तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी? वाह, क्या बात है, बढ़िया, वाह। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना, बटन दबाना, पापा को जला के घर चला आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा, बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नर्क जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा उसे।